गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट, अब तक हमने जो चैप्टर पढ़ा था उस चैप्टर का नाम था मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। मतलब एक ऐसा मोशन जो एक स्ट्रेट लाइन में हो, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो, तो उस मोशन का हमने नाम दिया था मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। लेकिन यहां मोशन जरूरी तो नहीं है कि एक ही डायरेक्शन में हो, एक लाइन के अलोंग ही हो। मोशन अपनी डायरेक्शन लगातार चेंज करता रहता है। ऑब्जेक्ट जो मोशन में है वो अपनी डायरेक्शन लगातार चेंज करता है। मोस्टली मोशन में हम ये देखते हैं। जरूरी नहीं कि जब आप घर से चले और स्कूल में पहुंचे तो उस पूरे रास्ते के दौरान जो आपका मोशन था वो एक ही डायरेक्शन में था। ऐसा बहुत मुश्किल होता है, रेयरेस्ट चांस में ऐसा होता है। बल्कि जो डेली लाइफ में मोस्टली ऑब्जर्व होता है उसमें हम देखते हैं कि मोशन के दौरान लगातार हमारी डायरेक्शन चेंज होती रहती है। तो वहां जो डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो जो मोशन था वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक स्ट्रेट लाइन में नहीं रहा। हो सकता है कि कभी पहले वो एक्स एक्सिस में चलता हो, फिर वो वाई एक्सिस में हो, फिर वाई से एक्स में आ जाए और फिर एक्स से वाई में चला जाए। तो यहां जो मोशन है वो एक डायमेंशन में नहीं हो रहा है, वो वन डायमेंशन मोशन नहीं है, वो स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं है। यहां जो मोशन है वो टू डायमेंशन है और टू डायमेंशनल मोशन को ही हम नाम देते हैं मोशन इन ए प्लेन। प्लेन का मतलब दो डायमेंशन। तो जब दो डायमेंशंस में मोशन होगा तो हम उस मोशन का नाम देंगे मोशन इन ए प्लेन। इस चैप्टर में जिसको आज हमने स्टार्ट किया है उसमें हम मोशन को प्लेन में ही पढ़ेंगे, मतलब दो डायमेंशन में पढ़ेंगे। अब तक मोशन एक स्ट्रेट लाइन में था तो उसकी एक ही वैल्यू मतलब होती थी, एक ही एक्सिस के अलोंग वैल्यू होती थी कि अगर एक्स एक्सिस में चल रहा है तो उसकी वैल्यू एक्स में ही मिलेगी। मोशन की पोजीशन 1 मीटर हो सकती है एक्स के लिए, एक्स इक्वल्स टू 1 मीटर, एक्स इक्वल्स टू 2 मीटर। लेकिन जब प्लेन में होगा तो वहां एक्स एक्सिस की भी वैल्यू मिलेगी और वाई एक्सिस में भी वैल्यू मिलेगी। तो यहां जो मोशन है उस मोशन का नाम वो मोशन है एक प्लेन में, इसीलिए इस चैप्टर का नाम है मोशन इन ए प्लेन। सो अब तक जो स्ट्रेट लाइन में मोशन पढ़ा था उसमें और जो अब पढ़ेंगे उसमें क्या डिफरेंस आएगा वो आप देखिए। एक स्ट्रेट लाइन में जो मोशन था उस मोशन की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं थी। हम इजीली उसको बता पाते थे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट प्लस एक्स में चलता है या जीरो से एक स्ट्रेट लाइन में मोशन था तो यहां पे मान लो ये एक लाइन है और ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस में है, ये हम वाई एक्सिस मानते हैं, ये एक्स एक्सिस मानते हैं और यहां ये जेड एक्सिस। तो अब तक मोशन केवल एक्स एक्सिस में था, तो यहां एक्स एक्सिस का ओरिजिन हो गया है जीरो, जैसे यहां था, यहां जीरो, जीरो से इस तरफ प्लस वैल्यू 1 2 3 और जीरो से इस तरफ माइनस वैल्यू -1 -2। अगर जीरो से इस तरफ ऑब्जेक्ट चलता है, इस डायरेक्शन में चल रहा है इस तरफ, तो हम नाम देते थे कि ऑब्जेक्ट का मोशन पॉजिटिव डायरेक्शन में है। लेकिन अगर इस तरफ चलता था तो हम उसका नाम दे देते हैं कि नेगेटिव डायरेक्शन में है। लेकिन यहां ऑब्जेक्ट का मोशन एक्स और वाई दोनों में होगा। जरूरी नहीं कि इसी लाइन के अलोंग ऑब्जेक्ट चले, इस लाइन को छोड़कर यहां भी जा सकता है, यहां कहीं भी घूम सकता है। तो इस कंडीशन में ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट हम केवल इस तरह से नहीं करा सकते कि ये पॉजिटिव हो गया है और ये नेगेटिव। यहां ऑब्जेक्ट की पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें वेक्टर्स की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम वेक्टर्स ही पढ़ते हैं कि वेक्टर्स क्या होते हैं और कितनी टाइप होती है। सो द डायरेक्शन ऑफ मोशन, द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट in a straight line is simply
represented by simply represented by positive और नेगेटिव एक्स एक्सिस। इससे हम इजीली बता पाते थे जैसा कि अभी मैंने बताया था। लेकिन जब ऑब्जेक्ट प्लेन में मूव करेगा तो हमें यहां इससे काम नहीं चलेगा, हमें वेक्टर्स की जरूरत पड़ेगी। बट इफ ऑब्जेक्ट मूव्स इन ए प्लेन, then to specify the direction of object, we need vectors। हमें वेक्टर की जरूरत पड़ेगी, तो हम वेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। अब वेक्टर्स क्या होते हैं आपको पता ही है कि यहां हम मोस्टली क्वांटिटीज को दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक क्वांटिटी का नाम था स्केलर और दूसरे क्वांटिटी का नाम था वेक्टर। स्केलर वो क्वांटिटी होती है जिनमें केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन वेक्टर्स वो क्वांटिटी होती है जिनमें डायरेक्शन भी होती है और साथ में मैग्नीट्यूड भी होता है। तो स्केलर्स के बारे में पहले आप जान लीजिए, फिर वेक्टर्स के ऊपर आएंगे। स्केलर क्वांटिटीज, स्केलर आर दोज क्वांटिटीज which have only magnitude। So scalars are those quantities which have magnitude only, not direction. For example, के तौर पे आपने डिस्टेंस पढ़ा था, जिसको हमने दूसरा नाम दिया था टोटल पाथ लेंथ। डिस्टेंस के कोरस्पोंडिंग आपने स्पीड पढ़ी थी। मास हो गया है, बहुत सारी क्वांटिटी जिनकी केवल मैग्नीट्यूड होता है, वॉल्यूम हो गया है। इन सब की केवल और केवल वैल्यू होती है, हमारे पास कोई डायरेक्शन नहीं होती, तो हम इनको स्केलर क्वांटिटीज का नाम देंगे। अगर स्केलर क्वांटिटीज की वैल्यूज को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि उनके पास वैल्यू तो है ही, और उन वैल्यूज को अगर हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करना चाहें तो उन वैल्यूज को, मैग्नीट्यूड को हम इजीली सब्ट्रैक्ट या ऐड कर पाएंगे, जैसे हम नंबर्स को करते हैं। जैसे हम एल्जेब्रिकली मैथमेटिक्स में नंबर्स को प्लस और माइनस करते हैं, वैसे ही यहां इन स्केलर्स को भी हम ऐड कर पाएंगे। लेकिन वेक्टर के केस में ऐसा नहीं है। स्केलर्स कैन बी एडेड, subtracted, divided and multiplied simply as numbers। जैसा कि नंबर्स को हम प्लस और माइनस करते हैं, वैसे ही हम इन स्केलर्स को प्लस और माइनस और सब्ट्रैक्ट और ऐड कर पाएंगे, या मल्टीप्लाई और डिवाइड कर पाएंगे। अब बात करें वेक्टर्स की। सो वेक्टर्स क्या होते हैं? वेक्टर्स को ही हमें इस चैप्टर में मेनली पढ़ना है पहले, फिर उसके बाद हम मोशन को पढ़ेंगे, और किस में पढ़ेंगे? प्लेन में। सो वेक्टर्स और वेक्टर क्वांटिटीज, those quantities which have
मैग्नीट्यूड as well as direction, सो उन क्वांटिटीज को हम नाम देंगे वेक्टर क्वांटिटीज। फॉर एग्जाम्पल, मोशन इन स्ट्रेट लाइन में आपने कुछ क्वांटिटीज पढ़ी हैं जिनको हमने वेक्टर्स का नाम दिया था, जैसे कि आपका डिस्प्लेसमेंट, ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट था वो वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट के कोरस्पॉन्डिंग वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, और बहुत सारी क्वांटिटीज जो हम आगे पढ़ेंगे। फोर्स हो गया है, लीनियर मोमेंटम हो गया है, एंगुलर मोमेंटम हो गया है, तो बहुत सारी क्वांटिटीज हैं जिनको हम आगे पढ़ेंगे एटसेट्रा, वो वेक्टर क्वांटिटीज हैं। अब इन वेक्टर क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करते वक्त आपको ध्यान हो कि हमने जैसे डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी को हमने रिप्रेजेंट कराया था, यहां रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स किस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। तो वेलोसिटी को जब हमने लिखा था तो वेलोसिटी को हमने डिनोट तो कराया था v से, और इस v के ऊपर हमने ये एक एरो लगाया था। जब तक हम किसी क्वांटिटी को वेक्टर नहीं कह सकते अगर उस क्वांटिटी को डिनोट करते हुए हमने एरो का यूज नहीं किया, तो अगर मैं इसके ऊपर एरो नहीं लगाता हूं तो यहां ये v केवल उसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा लेकिन डायरेक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। और जब केवल वैल्यू को रिप्रेजेंट करे तो हम उसको नाम देते हैं मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड। दूसरा हम इसको नाम दे सकते हैं, अगर ऐसे है तो ये कहलाता है मॉडुलस ऑफ वेक्टर, मॉडुलस ऑफ वेक्टर। और ये मॉडुलस ऑफ वेक्टर केवल मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा, अभी से हमने डायरेक्शन नहीं ली। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिखूं और फिर उस पे ये एरो भी लगा दूं तो यहां ये एक वेक्टर बन गया है हमारे पास, और ये है वेलोसिटी वेक्टर जो कि वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें वहां पे एरो का यूज करना जरूरी है। एरो मतलब एक डायरेक्शन बताती है कि इस क्वांटिटी की जो डायरेक्शन है वो इस तरफ होगी, इसलिए हम इस एरो का यूज करते हैं। और ये जो था ये केवल उस वेक्टर क्वांटिटी का मॉडुलस मतलब केवल मैग्नीट्यूड बताएगा, अगर इस तरह से हम लिख दें तो। अगर ऐसे भी लिख दें और साथ में ये मॉडुलस हमने लगा दिया, मोड लगा दिया, आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, तो अब भी ये मॉडुलस को ही रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन अगर मैं इन दोनों को हटा दूं, इस मोड को हटा दूं, तो यहां ये वेलोसिटी वेक्टर है, ये वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। कई बुक्स में आपको जो वेक्टर्स हैं उन वेक्टर्स के ऊपर एरो नहीं लगा मिलेगा, वहां जो वेक्टर क्वांटिटीज है उनको कुछ स्पेशली डार्क करके लिखा हुआ होगा। वैसे तो हम ऐसे लिख देते हैं, लेकिन अगर एरो नहीं है और वो वेक्टर क्वांटिटी है तो फिर उसको स्पेशली डिजाइन करना पड़ेगा और कुछ इस तरह से उसकी थिकनेस कुछ ज्यादा बढ़ा दी जाएगी। तो ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब इस पे एरो तो नहीं है, लेकिन देखिए कुछ अलग तरीके से हमने इसको किस तरह से लिख रखा है। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, और कौन से वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, वेलोसिटी वेक्टर। ये हो गई है इसकी रिप्रेजेंटेशन। अब अगर वेक्टर्स की टाइप्स की हम बात करें तो टाइप्स ऑफ वेक्टर आप देखिए। टाइप्स ऑफ वेक्टर, सबसे पहले है इक्वल वेक्टर। इक्वल
वेक्टर। इक्वल वेक्टर्स वो होंगे जिनकी वैल्यू भी सेम होगी और डायरेक्शन भी सेम होगी, तो उन वेक्टर्स को हम नाम देंगे इक्वल वेक्टर्स। जैसे सपोज कर लीजिए कि आपके पास दो वेक्टर्स हैं ए और बी, उन दोनों वेक्टर्स की जो डायरेक्शन होगी वो और मैग्नीट्यूड सेम होगा। सो मान लो, और पहले इसकी अगर डेफिनेशन लिखें, सो इफ टू वेक्टर्स हैव सेम डायरेक्शन and same magnitude then these vectors are known as equal vectors. Then these vectors are known as equal vectors. इन वेक्टर्स का नाम देंगे इक्वल वेक्टर्स। रिप्रेजेंटेशन जैसे करनी हो तो मान लो दो वेक्टर है हमारे पास, एक वेक्टर है ए इस तरफ है और दूसरा वेक्टर है ये, इसका नाम दे दिया बी। इन दोनों वेक्टर्स की जो डायरेक्शन है वो सेम है, साथ में इनकी जो ये एरो है, ये एरो की लेंथ भी बराबर है, और अगर इन दोनों की लेंथ बराबर है तो इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड, जो वैल्यू होगा वेक्टर्स का, वो भी बराबर है। जिसकी जितनी ज्यादा वैल्यू उसके लिए एरो की उतनी ही ज्यादा लेंथ होगी। वैल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द एरो। जितनी वैल्यू कम इसकी लेंथ उतनी ही कम, जितनी वैल्यू ज्यादा उतनी ही लेंथ ज्यादा। यहां दोनों की लेंथ बराबर है तो इक्वल वैल्यू है, इक्वल मैग्नीट्यूड है, साथ में डायरेक्शन सेम है, तो हम इन दोनों वेक्टर्स का नाम देंगे इक्वल वेक्टर्स। सेकंड टाइप है को इनिशियल या कोलीनियर वेक्टर्स। if two vectors have same direction but magnitude may be equal or unequal। मैग्नीट्यूड बराबर भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन डायरेक्शन होगी वो दोनों वेक्टर्स की सेम होगी, तो हम उन वेक्टर्स का नाम देंगे कोलीनियर। एक लाइन के अलोंग, नाम से क्लियर हो रहा है, जैसे यहां पता चल रहा था इक्वल वेक्टर्स, दो इक्वल तब होंगे जब सब चीजें उनकी बराबर होंगी। कोलीनियर जब दो वेक्टर्स एक लाइन के अलोंग लगे, वैल्यू बराबर हो या नहीं हो लेकिन डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, तो हम उन वेक्टर्स का नाम देंगे कोलीनियर वेक्टर्स। फॉर एग्जांपल, मान लो ए वेक्टर यहां है और बी वेक्टर है ये। अब इन दोनों में वैल्यू बी की ज्यादा है, ए की कम है, मतलब मैग्नीट्यूड अनइक्वल है, लेकिन डायरेक्शन सेम है, तो हम इनको कोलीनियर वेक्टर्स का नाम देंगे। दूसरा, इनको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए यहां है बी यहां है, तो ये एक सेम लाइन के अलोंग लग रहे हैं, यहां पैरेलल थे, यहां एक ही लाइन के अलोंग लगे, तो भी डायरेक्शन तो सेम ही है, वैल्यू भले ही अनइक्वल हो, तो यहां भी हम इनको नाम देंगे कोलीनियर वेक्टर्स। थर्ड है को इनिशियल वेक्टर्स। को इनिशियल वेक्टर्स, इनिशियल मतलब स्टार्टिंग, तो यहां को इनिशियल वेक्टर्स का मतलब वो वेक्टर्स
जिनकी इनिशियल पोजीशन और इनिशियल पॉइंट सेम हो, उन वेक्टर्स का नाम देंगे को इनिशियल वेक्टर्स। सो दोज वेक्टर्स which have same initial point are known as co-initial vector, are known as co-initial vector। इनको हम नाम देंगे को इनिशियल वेक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि एक वेक्टर है यहां ए का इनिशियल पॉइंट था, ये इनिशियल पोजीशन ये थी, ये यहां से स्टार्ट हुआ है। तो यहां से स्टार्ट हुआ तो ये इनिशियल पोजीशन, और दूसरा जो वेक्टर मिलेगा बी, वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, लेकिन जो इनिशियल पॉइंट है उसका ये यही होना चाहिए। तो दूसरा वेक्टर हमने मान लो ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, ये कहलाया आपका बी। तो दोनों का आप देखिए इनिशियल पॉइंट सेम है। हो सकता है बी इस तरफ ना होके एक तीसरा भी वेक्टर है और उसको हमने इस तरह से रिप्रेजेंट करा दिया। अब इसमें आप देखिए इन तीनों का ही इनिशियल पॉइंट सेम है, तो यहां ये तीनों कोल इनिशियल वेक्टर्स हैं। एक वेक्टर और मान लो, इसका नाम आप डी दे दो, तो इस डी का भी इनिशियल पॉइंट सेम है, तो अब ये चारों को इनिशियल वेक्टर्स होंगे। ये थी थर्ड टाइप। और इसमें एक चीज और ध्यान रखिए कि ये जो एरो है, ये जो मैं ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं, ये इनिशियल पॉइंट था, ये फाइनल पॉइंट। इस पॉइंट को तो हम नाम देते हैं टेल ऑफ वेक्टर, और इस एरो का जहां होगा इस पॉइंट को नाम देते हैं हेड ऑफ वेक्टर। इनिशियल पॉइंट को टेल ऑफ वेक्टर और फाइनल को हेड ऑफ वेक्टर। यहां भी वैसे ही है, यहां पे जो टेल है वेक्टर की वो सेम पॉइंट पे है, यहां पे सब वेक्टर्स की टेल मिलेगी, तो ये है टेल ऑफ वेक्टर्स। और यहां जो हेड ऑफ वेक्टर्स हैं वो सबके अलग अलग हैं। ए का हेड ऑफ वेक्टर यहां, बी का यहां, सी का यहां और डी का यहां। सो इनिशियल पॉइंट को वेक्टर का हम नाम देते हैं टेल ऑफ वेक्टर, और फाइनल को हम नाम देते हैं, जहां एरो लगी होती है उसको हम नाम देते हैं हेड ऑफ वेक्टर। अब आता है फोर्थ टाइप। फोर्थ है कोप्लेनर। कोप्लेनर वेक्टर। अगर वेक्टर सेम लाइन के अलोंग हो तो हमने नाम दिया कोलिनियर। अगर सेम प्लेन में हो वेक्टर तो हम उनका नाम देंगे कोप्लेनर। नाम से पता चल रहा है प्लेनर। कोप्लेनर मतलब जिनकी प्लेन सेम होगी। मतलब अगर हम प्लेन माने, आपने एक्सिस तो देखे ये 3 डायमेंशंस एक्स वाई जेड, 2 डायमेंशन से मिलके एक प्लेन बनती है। अगर हमने एक प्लेन अज्यूम कर ली और वो एक्स वाई प्लेन है, वाई जेड भी हो सकती है, जेड एक्स भी हो सकती है, लेकिन हम यहां एक्स और वाई मानते हैं। सो ये आपका हो गया है वाई और ये हो गया है एक्स। तो जो वेक्टर्स इस एक्स वाई प्लेन में लाई करेंगे, यहां माइनस एक्स और यहां माइनस वाई नीचे की तरफ, तो जो वेक्टर सेम प्लेन में लाई करे, मतलब ये वेक्टर है ए, तो ये लाई कर रहा है एक्स वाई प्लेन में। दूसरा वेक्टर बी मान लो, ये बी वेक्टर भी लाई कर रहा है एक्स वाई प्लेन में। वो नहीं देखना है कि प्लस एक्स में है, माइनस वाई में है, प्लस वाई में है या माइनस एक्स में, सिर्फ ये देखना है कि प्लेन सेम है। एक और वेक्टर मान सकते हो, सी मान लो, डी मान लो, ये चारों ही वेक्टर आप देखिए एक्स वाई प्लेन में आ रहे हैं। कोई भी वेक्टर इसमें जेड में नहीं है,
तो इन वेक्टर्स का हम नाम देंगे कोप्लेनर वेक्टर्स। सो दोज वेक्टर्स which have or those vectors which lie in same plane are known as coplanar vectors। ये थी आपकी फोर्थ टाइप। उसके बाद आती है फिफ्थ और लास्ट, इसका नाम होता है यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं वो आप देखिए। इस यूनिट वेक्टर के नाम से भी पता चल रहा है कि यहां जो हम बात करेंगे कि यूनिट एक इकाई की बात करेंगे, तो जो यूनिट वेक्टर होंगे उन वेक्टर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो 1 होगा, और वो यूनिट वेक्टर्स हमें केवल डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए हम उनका यूज करते हैं। यूनिट वेक्टर्स those vectors which have unit vector or unit magnitude, those vectors which have unit magnitude and have no dimension and have no dimension and no unit, no unit मतलब जो वेक्टर जिनकी मैग्नीट्यूड तो होगा 1, लेकिन इन वेक्टर्स की ना डायमेंशन होता है ना इनकी कोई यूनिट होती है। ये वेक्टर्स केवल हमें डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए हम इनका यूज करते हैं। दीज वेक्टर्स आर used only for representing direction। केवल डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए हम इनका यूज करते हैं, फॉर रिप्रेजेंटिंग डायरेक्शन। ये जो यूनिट वेक्टर्स होते हैं इनको हम कुछ अलग तरीके से लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? जैसे यहां जो वेक्टर्स था उनको तो हम एरो के साथ लिखते हैं, यहां जो यूनिट वेक्टर होगा वो उसकी रिप्रेजेंटेशन देख लीजिए आप। रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिट वेक्टर। इस यूनिट वेक्टर की जो रिप्रेजेंटेशन है, मैं एक बार देख लेता हूं कि फोन बंद तो नहीं हो गया है, पीछे ऐसा कई बार हुआ है। सो यूनिट वेक्टर की जो रिप्रेजेंटेशन होगी उसको हम लिखते हैं कि मान लीजिए एक यूनिट वेक्टर है, तो उस यूनिट वेक्टर को जब हम रिप्रेजेंट कराएंगे उसको रिप्रेजेंट कराएंगे ए कैप। हियर ए कैप रिप्रेजेंटिंग यूनिट वेक्टर। ये एक यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब भी कोई यूनिट वेक्टर मिलेगा उस यूनिट वेक्टर के ऊपर आपको इस तरह से कैप मिलेगी, तो हम इसका नाम देंगे यूनिट वेक्टर। इस यूनिट वेक्टर को हम लिखते हैं ऐसे कि ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, दिस इज द यूनिट वेक्टर ए। ये ए तो था वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहां जो आएगा ए कैप अगर हमने लिखा है तो यहां जो इसका मैग्नीट्यूड आएगा वो यूनिट आएगा। सो ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ये जो बना हमारे पास ये एक यूनिट वेक्टर बन गया है। और ध्यान रखिए यूनिट वेक्टर केवल हमें डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। अलग अलग एक्सिस में अगर हम डायरेक्शन रिप्रेजेंट करें तो यूनिट वेक्टर्स अलग अलग होते हैं।
ये मॉडुलस ऑफ ए है, आपको पता ही है, वहां लिख रखा है मैंने। अब अलग अलग डायरेक्शंस में, अलग अलग एक्सिस में जो यूनिट वेक्टर है वो अलग अलग होते हैं, तो उनकी क्या वैल्यू होती है और किससे हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एक्स एक्सिस आई कैप इज द यूनिट वेक्टर। अगर कोई वेक्टर एक्स एक्सिस में है और उस वेक्टर की वैल्यू है 5, मान लो उसकी वैल्यू है 5 और एक्स एक्सिस में है, तो अभी से तो हमने सिर्फ इसकी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखा, लेकिन अगर वेक्टर की डायरेक्शन भी रिप्रेजेंट करनी है और एक्स एक्सिस में है हमें पता है, तो हम इसके साथ लिख सकते हैं आई कैप। मान लो ये डिस्प्लेसमेंट था, तो पहले जब तक नहीं लगाया था, जब तक ये सिर्फ मैग्नीट्यूड, लेकिन डिस्प्लेसमेंट की तो डायरेक्शन भी होगी, और अगर वो एक्स एक्सिस में है तो हम इसके साथ आई कैप लगा देंगे। तो यहां से देख के हम बता पाएंगे कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो किस डायरेक्शन में है, एक्स में है या वाई में है या जेड में। अगर वाई एक्सिस में होता डिस्प्लेसमेंट, वाई एक्सिस, तो हम यूनिट वेक्टर यूज करते जे कैप। अगर जेड एक्सिस में होता तो हम यूनिट वेक्टर यूज करते के कैप। ये एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर हैं, तीनों डायरेक्शन के लिए। एक्स एक्सिस के लिए आई कैप, वाई एक्सिस के लिए जे कैप और जेड एक्सिस के लिए हमारे पास है के कैप। सो ये थे आपके पास टाइप्स ऑफ वेक्टर। अब आगे हम बात करते हैं पोजीशन वेक्टर एंड पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो प्लेन में है। सो पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट सो यहां आएगा पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब यहां मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है जो मोशन में है, लेकिन वो मोशन स्ट्रेट लाइन में नहीं, प्लेन में है। तो हमने उस मोशन को रिप्रेजेंट कराया कुछ ऐसे, ऐसे रिप्रेजेंट करा दिया है। अब यहां इसमें एक्स एक्सिस में भी है और वाई एक्सिस में भी है। तो यहां पे ये जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन होगी किसी भी टाइम पे एक प्लेन में, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने मोशन स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था कि एक ओरिजिन का होना जरूरी है, एक रेफरेंस पॉइंट का होना जरूरी है। तो यहां भी एक रेफरेंस पॉइंट की जरूरत होगी। उस रेफरेंस पॉइंट को हम इस 2 डायमेंशन का, ये x और y जो है, ये x हो गया है, ये y हो गया है, ये इनका ओरिजिन है। यहां जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन को हम डिफाइन करेंगे वो इस O के रेस्पेक्ट में करेंगे। O इज द रेफरेंस पॉइंट। तो मान लो एट टाइम t1, एट टाइम t1 पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज P1, P1 मान लो। और कहां से है ये P1, किसके रेस्पेक्ट में पोजीशन बताई है, तो वो पोजीशन P1 जो है वो O से है। O से जब हम मेजर करेंगे, देखेंगे, तो वो किस पोजीशन पे दिखेगा, P1 पे। ये जो P1 है, P1 इज पोजीशन वेक्टर, P1 इज पोजीशन वेक्टर फ्रॉम O। O से पोजीशन वेक्टर है ये पॉइंट मान लो T1 पे
पार्टिकल और ऑब्जेक्ट यहां था, तो इसके और इसके बीच की जो डिस्टेंस होगी, जो पोजीशन है ये P1, दिस P1 इज द पोजीशन वेक्टर। मान लो कि यहां पे P2 और इसका नाम दे दो आप A और इस पॉइंट का नाम दे दो B। T2 टाइम पे इस B पोजीशन पे मिलेगा और इस पोजीशन और इसके बीच का जो पोजीशन वेक्टर मिलेगा, इस पोजीशन को रिप्रेजेंट कराने के लिए हमने जो पोजीशन वेक्टर यूज किया उसका नाम लिख दो P2। आप कुछ भी लिख सकते हो, बुक में आपकी में ये R1 है और ये है R2। इस पोजीशन को R1 से रिप्रेजेंट कराया, इसको R2 से। यहां हमने P1 और P2 से, उसका कोई मैटर नहीं है। अब जो नेट डिस्प्लेसमेंट हुआ, नेट चेंज इन पोजीशन, वो आपको डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू प्रोवाइड कराएगा। तो यहां नेट डिस्प्लेसमेंट कितना मिला आपको पता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच जो स्ट्रेट लाइन आएगी, वो स्ट्रेट लाइन ही आपको डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू प्रोवाइड कराएगी। वो चाहे वन एक्सिस में हो, या मतलब स्ट्रेट लाइन में मोशन हो, चाहे प्लेन में हो। जब दो पॉइंट्स के बीच में डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आपको स्ट्रेट लाइन ही प्रोवाइड कराएगी। तो यहां आपने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी ए और बी के बीच में, तो यहां जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आएगा, अब तक ये पोजीशन वेक्टर थे, पोजीशन चेंज हुई तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आया। तो जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा, वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को हमने नाम दे दिया है P। और इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, ऑब्जेक्ट चला था A से B, मतलब P1 से P2, तो यहां जो डायरेक्शन होगी P की, वो डायरेक्शन जो हम एरो लगाएंगे, वो एरो लगाएंगे ये A to B, और वी कैन से P1 से लेकर P2 तक। हेयर P इज दी, हमने नाम लिखा था पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, यहां वेक्टर और लिखिए। तो पोजीशन वेक्टर P1 और P2, या R1 और R2 नाम दे दो। R1 और R2 दोगे तो इसका नाम R कर दो। तो हम यहां P1 और P2 लेके चले हैं। जब पोजीशन वेक्टर P1 था T1 टाइम पे, T2 टाइम पे पोजीशन वेक्टर था P2। इस T1 और T2 टाइम के बीच जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, उस डिस्प्लेसमेंट को हमने एक वेक्टर से रिप्रेजेंट कराया, और उस वेक्टर का नाम है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जिसको हमने डिनोट किया P से। सो P इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और इसकी डायरेक्शन क्या है, एंड इट्स डायरेक्शन is from P1 to P2। ये है आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और पोजीशन वेक्टर। ये था आज का हमारा टॉपिक। इसमें आगे हम पढ़ेंगे कि वेक्टर्स का कैसे हम ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। जब तक इसको अच्छे से समझिए, क्योंकि ये स्टार्टिंग है वेक्टर्स की, तो यहां से जब आप समझते जाएंगे तो इजीली आप उनको समझ पाएंगे। सो इनको समझने की कोशिश करिए, और ये ध्यान रखिए कि जहां एरो होता है वो हेड ऑफ वेक्टर, और एरो से अपोजिट जो होता है उसको बोलते हैं टेल ऑफ वेक्टर। जैसे यहां है, तो यहां ये तो बोला गया टेल ऑफ वेक्टर, और यहां बी पे जो आया जो एरो, उसका नाम आया हेड ऑफ वेक्टर। सो इन सब बातों को ध्यान में रखिए और नोटबुक में नोट करते रहिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।